देखना स्टार्ट नहीं किया अभी तक? मूड बना रहे हो? हाँ, थोड़ा सा देख लो, पढ़ना के पता चलेगा ना करंट अफेयर कैसे, उसको एक रूटीन में भी ले आओ। बाकी जो है वो तो कर ही रहे हो, जो आज और पहले का जो आज है उसको पहले जियो, जो हो गया और होने वाला है उसको उसके साथ साथ मेंटेन करो। नहीं तो फिर कल का करते रहोगे, आज का फिर छूटते जाएगा तो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगा वो तो इसलिए पहले आज को जीना है और उसके बाद फिर जो हो गया उसमें क्या सुधार करना है, चिंता नहीं करना है, सुधार ही कर सकते हो। और आने वाले समय में क्या करना है उसको देख सकते हो। चलिए, तो कल कहाँ गए? इतने ही लोग हैं और कुछ है? यूपीएससी का माहौल बिलासपुर में नहीं बन पाएगा? रिजल्ट दोगे काट हो तो बनाएंगे यार। हाँ, रिजल्ट आने में, लेकिन तब तक मैं जिंदा रहूँ तब ना। मैं जिंदा का मतलब है इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक बेसिक खर्चा चाहिए होता है कि नहीं होता है? मेरा घर चलाने के लिए, इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, फैकल्टी को पेमेंट देने के लिए, तो उतना तो कम से कम मेरे पास रिसोर्सेज पेमेंट आते रहे, तभी आदमी, है ना। क्रिस्टॉलर ने बताया था ना, क्या बताया था? थ्रेशोल्ड ऑफ गुड्स, थ्रेशोल्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, याद आ रहा है? थ्रेशोल्ड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका क्रिस्टॉलर ने कहा है कि किसी भी सर्विस या वस्तु के उत्पादन को बनाए रखने के लिए, किसी स्थान पे बनाए रखने के लिए कम से कम इतने कस्टमर्स, इतनी डिमांड तो हो कि वह वहाँ पे सरवाइव कर सके, है कि नहीं? तो क्या है कि मार्केट में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ही कम हैं, उसमें से दो चार ढूंढता हूँ तो वो भी कंटिन्यू नहीं करते। उनको भी लगता है कि सबको जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी नौकरी चाहिए, जल्दी सब कुछ, जल्दी 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 जल्दी, चक्कर में कुछ नहीं मिलता है। जिसके पास धैर्य है, स्ट्रेटजी है और उसके साथ साथ मेहनत है, प्रॉपर गाइडेंस है, वही फिर आगे, है ना। बिना धैर्य के कुछ नहीं मिलने वाला है। धैर्य नहीं होता, हम भी आज करोड़पति होते, 25 साल से लगे हुए कि बैंक बैलेंस बनाने में, आज तक उतना ही बना है जितना घर चल जा रहा है, समझे ना भाई? तो ईमानदारी से, और नंबर 2 की कमाई करोगे तो आज नहीं तो कल, है ना। एक तो नंबर 2 की कमाई कर रहे होगे तो अंदर से कहीं ना कहीं आदमी डरा होता है। आज मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे ऊपर कोई छापा मारेगा, या फिर पुलिस वाले से डर है, यानी किसी से, इनकम टैक्स वाला कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं आराम से ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो मानसिक रूप से फ्री हूँ। यदि आप अंदर से करोगे तो डरे कि कब ईडी का छापा पड़ जाए, मोदी जी के अगेंस्ट चला जाए, या कब पुलिस वाले किसी चीज़ को लेकर के आपके घर में घुस आए। तो हमेशा जब डर, कुछ भी गलत करोगे, कुछ भी थोड़ा सा करोगे तो मानसिक में एक तनाव रहेगा ही रहेगा, अब उससे बच नहीं सकते। और आज नहीं तो कल बुरे कर्मों का फल कहीं ना कहीं मिलता ही है। चाहे लालू यादव हो, जेल में काट करके आए हुए, है ना, अच्छे लोग भी आपका जो है कुछ घोटाला किए नहीं किए, केजरीवाल जैसे लोग भी अंदर चले गए। तो इसीलिए यदि मेहनत से कमाना है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सुकून होता है कि चलो मेहनत कर रहे, कर्म कर रहे, कर्म को, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म ही अच्छे करना लिखा हुआ है। चलिए, आज हम लोग देखते हैं वर्षा का वितरण एवं प्रतिरूप, है ना। कल पढ़ लिया था हमने वर्षा का वितरण एवं प्रतिरूप। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेनफॉल पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल पैटर्न, तो ये देखेंगे हम लोग। तो वितरण का मतलब होता है कहाँ कहाँ पे कितनी वर्षा होती है, और पैटर्न का मतलब होता है आपका जो है, प्रतिरूप का मतलब होता है ना। पैटर्न का मतलब क्या होगा? है ना, मतलब पैटर्न का मतलब वो एक निश्चित कोई व्यवस्था या निश्चित कुछ आपका क्या होगा,
एक फीचर्स या विशेषता मिलती होगी। तो वर्षा की विशेषता या वर्षा किस प्रकार से उसका क्या मिल रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो मिल रहा है वह किस प्रकार से पैटर्न फॉर्म कर रहा है, किस प्रकार से एक आपका क्या बोल सकते हैं उसको जो आउटलाइन फॉर्म कर रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में वर्षा प्रतिरूप है कि नहीं, कि वर्षा की प्रवृत्ति में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, ट्रेंड है ना। वर्षा प्रतिरूप या ट्रेंड ऑफ रेनफॉल करके भी लिख सकते हैं। ट्रेंड ऑफ प्रवृत्ति भी, वर्षा की प्रवृत्ति क्या है भारत में, ट्रेंड क्या है ये भी, तो ये दोनों लगभग सेम हो जाएंगे, ट्रेंड और पैटर्न, इसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं वर्षा का वितरण। तो वर्षा के वितरण को हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसके 4 प्रकार बन सकते हैं। पहला है आपका अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वेरी हाई रेनफॉल रीजन, अत्यधिक। तो इसमें हम लोग रखेंगे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों को, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, है ना। इतने ही लोग हैं और कोई है और भी है, इतने ही लोग हैं, ठीक है। बाकी लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ लिए होंगे इसलिए नहीं आए होंगे। दूसरा, अत्यधिक के बाद आपका अधिक, हाई रेनफॉल रीजन, इसमें आ जाएगा आपका 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र आ जाएंगे, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र आ जाएंगे आपके जो है। तीसरा है आपके जो है हाई के बाद मध्यम या सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, मीडियम और नॉर्मल। नॉर्मल रेनफॉल रीजन, मीडियम और नॉर्मल रेनफॉल रीजन आपके जो है। इसमें आ जाएगा आपका 50 to 100 सेंटीमीटर। और फिर कम वर्षा वाले क्षेत्र, लेस रेनफॉल रीजन, लेस देन 50 सेंटीमीटर, तो ये इसमें आ जाएंगे। तो 4 भागों में देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा याद रखना है आप लोग को। तो इंडिया का मैप बना लीजिए। जितना जल्दी बन जाए, रफली एक मोटा मोटी स्केच, ठीक है। तो लगभग आपका जो है मोटा मोटी बना लीजिए, छोटा मैप जितना बनेगा। तो सबसे पहले आते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा आएगा, तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, पश्चिमी ढाल आएगा पूरा का पूरा। पहला वाला आपका जो ये लगभग ये वाला भाग आपका आ जाएगा पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग। तो ये हो गया आपका जो ये वाला भाग, किसके अंतर्गत आ जाएगा, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, एक तो आ गया। आया समझ में। पहला रीजन कौन सा हो गया आपका, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग पूरा का पूरा। यहाँ पर आपका 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। तो पहला लिख लीजिएगा, आपका कौन सा वाला आ जाएगा, पश्चिमी तट।
वेस्टर्न कोस्ट। दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन आ जाएगा, है ना। मैंने जल्दी जल्दी में बनाया तो ज़्यादा ख़राब बन गया है, जल्दी के चक्कर में नहीं बना लेता हूँ। जल्दी के चक्कर में कुछ ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी जो है ओवर कॉन्फिडेंस भी क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है कि नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, पश्चिमी भाग हो गया आपका। लगभग ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपका जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इधर जाएंगे तो त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ दो, त्रिपुरा और इधर आपका मणिपुर को थोड़ा सा छोड़ देना, तो बाकी जो बच गया पूरा का पूरा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल वाला आ जाएगा। त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ दो, किसको छोड़ दो आपका, है ना, त्रिपुरा और मणिपुर। ये त्रिपुरा और ये मणिपुर लास्ट में थी। तो यहाँ तक जाते जाते आर्द्रता कम हो जाती है, क्योंकि इधर बंगाल की बांग्लादेश पूरा आएगा बीच में रास्ते में, इधर मणिपुर लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपका क्या हो जाता है, आर्द्रता। तो त्रिपुरा और मणिपुर में 100 से 200 वाले में आ जाएंगे। वैसे ओवरऑल भी ले लेंगे तो चलेगा, लेकिन जनरली थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो ये वाला भाग छूट जाता है। आया समझ में। तो इसके अलावा तो दूसरा क्षेत्र हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन। दूसरा में कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, एक्सेप्ट ब्रैकेट में लिख लेना मणिपुर त्रिपुरा को छोड़ करके, एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा। चले आगे। उसके बाद तीसरा जो रीजन है वह अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार में भी वर्षा ज़्यादा होती है। पूरा का पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र में आ जाएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। तो ये 3 रीजन्स है जहाँ पे वर्षा 200 से ज़्यादा होती है। क्लियर है? क्यों होती है? क्योंकि ये पश्चिमी घाट है, आर्द्रता सीधा जाके सबसे पहले ही टकराती है। इधर आपका पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ियों से टकरा करके, है ना, और ये भी आपका आर्द्रता गंगा के मैदान से भी मिलती है, बंगाल की खाड़ी से भी मिलती है कि नहीं। पूरा का पूरा वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, आर्द्र वाला क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है आपके जो, इस कारण से। और अंडमान निकोबार तो आइलैंड ही है, तो इस कारण से वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। क्लियर है पॉइंट। दूसरा आपका 100 से 200 वाले में आएंगे। तो 100 से 200 वाला याद करने के लिए एक दिल्ली है यहाँ पर, है ना। दिल्ली में आपका 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो दिल्ली से थोड़ा सा इधर का ले लो, एक मोटा मोटी इस तरीके के जो एक रीजन बना दे रहा हूँ आपका, ये वाला रीजन ग्रीन कलर वाला, ये आपका 100 से 200 में आ जाएगा। तो सिक्किम किस में आएगा, 100 से 200 में आएगा, है ना। एटलस में भी देखना जा करके, एक मैं अनुमान से अपने हिसाब से बना के बता रहा हूँ। त्रिपुरा मणिपुर आ गए, और इसी पश्चिमी घाट में यहाँ से एक पतला सा बेल्ट सटा हुआ मिलेगा, उसी के साथ थोड़ी सी वर्षा कम हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट भी आपका 100 से 200 वाला आएगा। यहाँ पर अंदर जाएंगे तो थोड़ी सी वर्षा कम हो जाएगी, किनारे पे ज़्यादा होगी, पश्चिमी तट पे थोड़ा अंदर जाएंगे तो वर्षा 100 से 200 तक हो जाएगी। आ गई बस समझ में। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मुंबई में वर्षा ज़्यादा होती है, पुणे पास में ही है ना। मुंबई में आपका 200 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा होगी। पुणे में 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है पुणे में, जबकि दोनों पास पास ही है। तो कारण वही है कि अंदर जाएंगे तो आर्द्रता कम होती जाएगी, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ बेंगलोर मिलेगा, लेकिन ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाएगा। तो वृष्टि छाया क्षेत्र है, इस कारण से फिर यहाँ पर एक रीजन इस तरीके से मिलेगा जो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है।
ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर होती है, आगे देखेंगे, लेकिन ये भी बता दे रहा हूँ। ये वृष्टि छाया क्षेत्र है लगभग मोटा मोटी, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर तक वर्षा मिलती है, 100 भी नहीं, 50 से 75, इसलिए सेमी एरिड रीजन हो गया, ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया आपका वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो एरिया। आया समझ में? सेमी एरिड रीजन हो गया, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूरी तरह शुष्क भी नहीं है, सेमी एरिड कहलाता है। तो इसलिए महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में, जिसको हम लोग मराठवाड़ा क्षेत्र कहते हैं, मराठवाड़ा वगैरह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए बारिश कम होती है, वहाँ पे किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है और कई सारी किसानों की आत्महत्या की समस्या है मराठवाड़ा रीजन में। ये सब जो बोलता हूँ उसको भी लिख लिया करो, मराठवाड़ा बनाने के साथ साथ कान भी, ये सब चीज़ें बुक्स नोट्स में कहीं और नहीं मिलेंगे, बोलते हैं उसको भी ध्यान में रखना है। तो मराठवाड़ा रीजन है जहाँ पे बारिश कम होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। आ रही बात समझ में? उसी प्रकार क्वेश्चन बना देता है कि इधर आपका मुंबई पुणे और इधर बेंगलोर कोयम्बटूर वगैरह पड़ते हैं जो लगभग सेम अक्षांश पर है, लेकिन वर्षा मुंबई पुणे में ज़्यादा होती है। इधर आपका बेंगलोर और अंदर के जो कोयम्बटूर वगैरह जो क्षेत्र है आपके तमिलनाडु कर्नाटक वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है। क्यों होती है उसका कारण समझ में आएगा, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं, है ना। बेंगलुरु हो गया, कोयम्बटूर वगैरह जो शहर है, तो ये कहीं ना कहीं किसमें पड़ते हैं, आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ते हैं, रेन शेडो एरिया में। आ रही बात समझ में? चलूँ आगे। ये हो गया आपका। तो 100 से 200 वाले में कौन 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 से रीजन मिले, ग्रीन कलर देखिए। तो ये कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, तो आपका लगभग तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु वाला भी 100 से 200 में आ जाता है, तो ये भी बना लीजिएगा। 100 कोरोमंडल तट पे कितनी वर्षा होती है, तो ये भी लगभग आपका 100 से 200 में आ जाता है। कोरोमंडल तट भी किस में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोरोमंडल तट भी किस में आता है आपका जो है 100 से 200 में आता है कोरोमंडल तट, है ना। ये जरूर पूछता है कि कोरोमंडल तट पर कितनी बारिश होती है, तो हालांकि विंटर में होती है, लेकिन वर्षा 100 से 200 तक हो जाती है। आ रही बस समझ में, है ना। आपका जो है कोरोमंडल तट पे भले ही विंटर में वर्षा होती है, लेकिन 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में आ जाता है। बाकी फिर इधर जाएंगे तो क्या होगा आपका, ये पूरा का पूरा उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी पूर्वी तटीय आंध्र प्रदेश हो गया, जहाँ पे बारिश 100 से 200 मिल जाएगा। तेलंगाना वाला आपका अंदर आएंगे थोड़ा सा, तो तेलंगाना वाला 50 से 100 में आएगा, लेकिन ये जितना तटीय आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश का अधिकांश भाग किस में आएगा आपका 100 से 200 में आएगा। यहाँ पर उड़ीसा है तो उड़ीसा आ जाएगा 100 से 200 में। छत्तीसगढ़ वाला भाग भी लगभग 100 से 200 के बीच में आ जाएगा, है ना बात समझ में। छत्तीसगढ़ वाला भाग भी किस में आ जाएगा 100 से 200 के बीच में। झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, इधर बिहार है, यूपी है, पूरा का पूरा दिख रहा है। इधर ईस्टर्न एमपी आएगा, ईस्टर्न एमपी किस में आएगा 100 से 200 में, है ना। इसको याद रखना है, क्वेश्चन जो पूछेगा उस मैप के बेस पर दिमाग में रखना है। आ रही ना बात समझ में, इसको ध्यान में रखेंगे तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा 100 से 200 वाला क्या हो गया, रीजन हो गया। इस तरीके से याद रखना है आपका जो। और इधर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और त्रिपुरा है 100 से 200 वाला। सिक्किम ध्यान रखना है 100 से 200 वाला है। तो निकाल लोगे आप 100 से 200 वाले कौन कौन से राज्य, कौन कौन से क्षेत्र है। कभी प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन बना दे तो मेंस में तो मैप बना के भी काम चल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपका ये वर्षा का 100 से 200 वाला मिलता है। चलूँ आगे। अब आ जाओ 50 से 100। तो 50 से 100 से पहले आ जाओ आप थोड़ा सा किस वाले में, 50 से कम वाले में। तो ये पूरा का पूरा उत्तरी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान आपका जो है, ये आपका पूरा का पूरा रीजन आ जाएगा 50 से कम वाले में, लेस देन 50 सेंटीमीटर वाले में।
ना, इसमें भी पूर्वी तट 50 से 75 तक रहेगा, एकदम पश्चिमी है तो वो ये आ जाएगा, ये वाला भाग फिर से 50 से 75 ले सकते हैं, इधर 100, और उसके बाद 50 से 100 वाला भाग है, मतलब बीच वाला ही है, 50 से 100 वाला है। उसको मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ, कौन सा कलर बच गया, ये वाला। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ ये 50 से 100 वाला, बाकी जो बच गया आपका जितना भाग दिख रहा है बचा हुआ वो सब किस में आ जाएगा, 50 से 100 है ना। एटलस ध्यान से देखिएगा, 50 से 100 वाला हो गया जो येलो कलर है, और 50 से 100, और पहले लिख लो सबसे कम, 50 से कम वाले में कौन कौन आ जाएंगे वो लिख लीजिए। तो 50 से कम में आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात। 50 से कम में किस में जाएगा आपके जो है, आया समझ में। तो ये शुष्क क्षेत्र हो गए। इस 50 से 100 वाले में एक 50 से 75 वाला रीजन भी आ जाएगा। तो 50 से 75 वाले में कौन सा रीजन आएगा, तो एक तो वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाएगा ये वाला। 50 से 75 वाले में कौन सा आ जाएगा, ये वृष्टि छाया क्षेत्र। 50 से 75 इसमें, 50 से 100 ले रहे हैं ना भाई, तो 50 से 75 भी इसी में आ जाएगा। तो वृष्टि छाया क्षेत्र सेमी एरिड रीजन है कि नहीं। और बाकी पूर्वी राजस्थान वगैरह इसमें आएगा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात आ जाएगा आपका, दक्षिणी गुजरात ना। उत्तरी गुजरात कम वर्षा में होगा, दक्षिणी गुजरात अरावली से टकराकर वर्षा होती, तट के पास, जितना तट के पास होगा वर्षा ज़्यादा होगी। तो दक्षिणी गुजरात इसके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। पश्चिमी मध्य प्रदेश आ जाएगा, लिख लो पश्चिमी मध्य प्रदेश, वेस्टर्न एमपी आ जाएगा लगभग आपका ना। पूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ये लगभग किस में आएंगे, 50 से 100 वाले में आएंगे, है ना। एटलस ज़रूर देख, एटलस खोल करके उस मैप को एक बार सामने रख करके स्टडी कर लेना। ये मैं आप लोगों को मोटा मोटी समझाते हुए बता रहा हूँ। आ रही बात समझ में। चलूँ आगे। तो ये हो गया आपका 50 और 50 से कम वाले में पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात तो आ ही गया। इधर वाला पंजाब हरियाणा वाला भी 50 से 100 में आएगा। यहाँ तक पंजाब हरियाणा के जो बीच वाला क्षेत्र, उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब भी किस में आएंगे, 50 से 100 वाले में आएंगे। पंजाब हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी रीजन्स किस में आएंगे, 25 मतलब 100 सेंटीमीटर के आसपास में आएंगे। ऊपर जाएंगे तो वर्षा कम होती जाएगी। और जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख उद्दाख रीजन में 50 से कम वाले भी ये भी आ जाएंगे। ये भी किस में आ जाएंगे, 50 से, है ना। ये वाले जो रीजन है 50 से कम में आ जाएंगे। लद्दाख में 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इधर पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर में 25 सेंटीमीटर होती है ना। लद्दाख वगैरह में वर्षा कितनी होती है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है लद्दाख। लिख लिए, ये सब भी लिख लिया करो। लद्दाख, कल मानसून का नोट्स दिया, जाके पढ़े, कुछ जाके रख दिए। हाँ नसरीन, पढ़े, समझ में आया। ठीक है, तो क्लास में जो समझा रहा हूँ वही चीज़ें उसमें, ठीक है, तो वो समझ में आ रहा होगा। लेकिन उसमें ज़्यादा लिखा है, एग्ज़ाम में उतना नहीं लिख पाओगे। एग्ज़ाम में इस तरीके से जो बताया जा रहा है क्लास में वही लिख सकते हो, उतना ही याद करके रखना अच्छे से। आगे बात समझ में। तो इधर भी जो ऊपर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम हो रही है। लद्दाख में 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है लद्दाख, और ऊपर जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर तक आ जाएगा। इस तरीके से वर्षा ऊपर जाएंगे तो कम होते जाती है। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका वर्षा का वितरण। तो वर्षा का वितरण पूछे मेंस में, तो इस तरीके से डिवाइड करके, 4 भागों में डिवाइड करके एक मैप छोटा सा बना के मोटा मोटी बता देना है कि इस तरीके से। इसमें आएगा ना 50 सेंटीमीटर वाले में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, लद्दाख इधर है नहीं, ये जम्मू कश्मीर हो गया, इधर वाला लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर 50 सेंटीमीटर में आएगा, 50 से 75 कर सकते हो।
बहुत कम, कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं, 50 से 75, थोड़ा कम। इधर जितना नीचे रहेंगे ज़्यादा बारिश होगी, ऊपर जाएंगे तो कम होगी आपकी जो है कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना है, 50-75 सेंटीमीटर, कई जगह 100 सेंटीमीटर भी होगी, लेकिन इस तरीके से। और एटलस को जाके ध्यान से देखना है, एटलस जो बनाया है मैंने उसी के अकॉर्डिंग उसको भी एक बार मैच कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, कौन सा राज्य कौन से वाले वर्षा वाले क्षेत्र में आ रहा है उसको माइंड में इस मैप के साथ साथ फिट कर लेना है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप आराम से आंसर निकाल पाओगे। आया समझ में किसी को और कोई कन्फ्यूजन? चलिए अब इसी में इसी वर्षा के वितरण के आधार पर वर्षा का प्रतिरूप क्या बनेगा उसको देखते हैं। वर्षा प्रतिरूप, रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल। तो प्रतिरूप, तो वर्षा के भारत में देखें 3 पैटर्न या 3 प्रतिरूप या 3 स्थितियां देखने को मिलती है। वर्षा प्रतिरूप की 3 स्थितियां देखने को मिलती है, 3 कंडीशंस देखने को मिलती है। पहली कंडीशन, साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो रेनफॉल क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो रेनफॉल की स्थिति क्या होती है, क्या होती है, कम हो रही ना, सीधी सी बात है। साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो रेनफॉल क्या हो रहा है आपका, कम होती जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो उत्तर कम हो रही नहीं हो रही है, दक्षिण में ज़्यादा हो रही है आपकी जो है। उसी प्रकार दूसरी स्थिति बनेगी आपकी, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, इसमें भी रेनफॉल कम होती है ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो, है कि नहीं भाई? बिल्कुल सरल है, सरल। चौथी स्थिति क्या बनती है, सॉरी तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति जो है तट से अंदर की ओर जाएंगे तो, है ना, फ्रॉम कोस्ट टू, आपके जो है तट से आंतरिक भाग की ओर, अंदर की ओर, आंतरिक स्थलीय भाग की ओर, फ्रॉम कोस्ट टू इंटरनल इंटीरियर पार्ट ऑफ लैंड, तो भी रेनफॉल क्या होता है आपका जो है, कम होता है। आई ना बात समझ में? ये तट से अंदर की ओर जाएंगे, इधर से इधर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा फिर से क्या होगी आपकी यहाँ पर, फ्रॉम कोस्ट टू इंटीरियर पार्ट ऑफ लैंड, इंटीरियर पार्ट ऑफ, आया समझ में? तो इस तरीके से ये, इसी को क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन जाके देखोगे तो मिलेगा। उम्मीद करता हूँ देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे तो फिर इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार नहीं होऊंगा, तुम लोग होंगे। देख रहे होंगे, बन रहा होगा तो अच्छी बात, नहीं बन रहा होगा और नहीं बता रहे हो तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। अब तुम लोग को मैं एक एक चीज़ ला ला के तो दिखा के बताऊंगा नहीं, उतना बताऊंगा तो फिर 2 साल की जगह 4 साल लगेंगे ख़त्म करने में। फिर 4 साल की फ़ीस भी लूँगा तो दोगे नहीं, तुम लोग बोले वो ज़्यादा फीस है। ठीक है, फीस ज़्यादा नहीं है लेकिन हम लोग को लगता है अब 2 साल पढ़ाना है। मैं अपने बच्चे की फीस बताया ना कि मुझे सिर्फ चौथी क्लास में 5,000 पर मंथ मिनिमम देने पड़ते हैं, चौथी क्लास में। कितने हुए साल भर के, 12×5 = 60, ट्रैवलिंग अलग है क्या, तो भी लेते हैं उन लोग, उनका फिक्स्ड है। ठीक है, हाँ वो 12 महीने का ले लेते, मतलब ऐसे बना रखा है कि वो 60,000 देना ही देना है, 2 महीने पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए। बड़ा वाला है 10th क्लास में, अभी 20 साल गया तो उसका ओवरऑल 10 से 12,000 फीस पड़ती है। और तुम लोग को IAS बनना है, 1 महीने की सैलरी भी नहीं होगी 1 लाख रुपए, उसके बाद भी तो हमारी, अब उसी को 1 लाख रुपए फालतू में खर्च कर देंगे। घर वाले बर्थडे किसी का है पार्टी देने में 2 लाख खर्च करने में तकलीफ नहीं होती घर वालों को। तो इस सोच का कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़ाई के लिए देखा ना, कई लोग ऐसी है जो शो ऑफ करने के लिए बर्थडे पार्टी दे देंगे, 1 लाख 2 लाख ऐसी खर्च कर देते हैं। और बच्चे की पढ़ाई के लिए जब बात आती है तो कहाँ हो पाएगा, कहाँ से कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है, बर्थडे भाई मना लो घर में 2-4-5 लोग को जो बनाना है उसके काफ़ी है। लेकिन आदमी का शो ऑफ की लाइफ बाजारवाद नहीं। पहले कहा हम लोग तो बचपन में जानते हैं हमारा बर्थडे मनाया गया होगा, ठीक है,
मुझे तो मेरे पापा मम्मी का हमारा बर्थडे किसी का याद नहीं है, चारों भाई बहनों में, ठीक है। हमें अपने मम्मी पापा का बर्थडे याद है, तो हम उस समय की प्रगति की देन है। लेकिन इसका मतलब था कि प्यार नहीं है, बर्थडे याद नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि माँ बाप के बच्चों हम लोग के बीच में प्यार नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये नया ट्रेंड है, वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर को हमने फॉलो किया। ठीक है, सेलिब्रेट थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन शो ऑफ है ना, शो ऑफ की लाइफ, जैसे मैं बोलता हूँ मैं अपने बच्चों की शादी चुपचाप जाके मंदिर में करा दूंगा, ठीक है, पढ़ने लिखने जितना खर्चा कर दूंगा, अमेरिका पढ़ने जाना है तो भी अरेंजमेंट करा दूंगा मैं, लेकिन शादी के लिए तुम अपनी व्यवस्था कर लेना। ये तो एक आध कोर्ट मैरिज जा करके एक छोटा सा 2-4 फ्रेंड और फैमिली वाले बुला करके, इसका ताई का ताऊ का ताऊ का ताऊ का ताऊ ताऊ को नहीं बुलाने वाला मैं, ठीक है। वो आएंगे खाएंगे पिएंगे, 2 कमियाँ निकाल के अलग चले जाएंगे कि ये अच्छा नहीं था वो अच्छा नहीं था। चलिए, तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जीवन को जितना सरल और आसान रखोगे उतना ही जीने में तकलीफ़ें कम होंगी, फालतू के खर्चे कम रखो उतना ही तकलीफ़ें कम होंगी जीवन में। लेकिन बाजारवाद और शो ऑफ की लाइफ ने बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग को नुकसान पहुंचा है, मिडिल क्लास को नुकसान हुआ। जिसके पास पैसा है उसको तकलीफ नहीं है, जो करोड़ों कमा रहा है उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो शो ऑफ के चक्कर में आपका ज़बरदस्ती का पीस जाती है। उनको लगता है कि नहीं करेंगे तो समाज या लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलने वाले लोग, बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। वही समाज जब तुमको ज़रूरत होगी, किसी का हॉस्पिटल एडमिट है, पैसे नहीं है आपके पास, मांग के देखो 2-4 लोग से, 1 रुपया नहीं देने वाले, ऊपर अल से गाली लग देंगे, कैसा है अभी तक कुछ कमा के नहीं रखा है, इलाज के लिए बचा के नहीं रखा है। तो वो समाज सिर्फ बाहर शो ऑफ के लिए होता है, काम के समय कोई काम। एनीवे, चले आगे। तो ये हो गया वर्षा का वितरण और प्रतिरूप, है ना। तो ये चीज़ जो बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो लाइफ आप लोग की क्या रहेगी, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होंगे दिखावे के चक्कर में, नहीं तो फिर शो ऑफ के चक्कर में पड़ गए तो बिना बात के टेंशन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका वर्षा का वितरण और प्रतिरूप। इसी से संबंधित एक टॉपिक और है वर्षा की परिवर्तिता, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। वर्षा की परिवर्तिता या विचलनशीलता, ना आपका वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल या डेविएशन, है ना, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले परिवर्तिता या विचलनशीलता क्या होती है, शब्द का मतलब बताओ। किसमें चेंजेस, बोलो बोलो, जो भी बोलो, घबराओ मत। क्या बोल रहे, काय में चेंजेस? ठीक है, समझ में आए। अनुष्का बताओ क्या बोल रहे। ठीक है, समझ में आया। तुम बता दो क्या होता है इसका मतलब। डेविएस, विचलनशीलता, परिवर्तिता या विचलनशीलता, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? फ्लैक्सिबल है, किस कंटेक्स्ट में फ्लैक्सिबल है? ठीक है, हाँ। तो वर्षा की परिवर्तिता का मतलब है औसत से विचलन, औसत या माध्य से विचलन, एवरेज डेविएशन फ्रॉम, औसत या माध्य से विचलन, सरल शब्दों में कहते हैं, है ना। औसत का मतलब यहाँ पे औसत वर्षा, है ना, वर्षा है तो वर्षा लिख लेना बीच में। औसत या माध्य वर्षा से विचलन, डेविएशन फ्रॉम एवरेज और मीन रेनफॉल, एवरेज और मीन रेनफॉल। आया समझ में? डेविएशन फ्रॉम एवरेज और मीन रेनफॉल, मैंने उसके लिए एक डेविएशन, आपका विचलनशीलता इंडेक्स, एक इंडेक्स निकाला गया आपका जो वेरिएबिलिटी इंडेक्स,
ये होता है आपका स्टैंडर्ड मानक विचलन, मानक आपका जो मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ा होगा। डिवाइडेड बाय मीन, माध्य, इंटू 100, इसके लिए एक फॉर्मूला है वेरिएशन इंडेक्स, ये वेरिएबिलिटी इंडेक्स हो गया आपका जो है मानक विचलन, इंग्लिश हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड से डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, परसेंटेज में दिखाते हैं। तो फार्मूला को रट बस लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे बचपन में एक आध क्वेश्चन वगैरह बनाया होगा कि आपका तेंदुलकर या किसी क्रिकेटर की पारी का अलग अलग मैच में इतना स्कोर्स होता रहा, तो किस में ज़्यादा वेरिएशन है, किस में कम वेरिएशन है, इस टाइप से क्वेश्चंस कभी सॉल्व किए होंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे कहीं पे, नहीं याद है? ठीक है, साइंस वाले बीएससी वाले तो किए ही होंगे, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड हो तो किए होंगे, नहीं हो किए होंगे ऐसा हो नहीं सकता है। जिनका नहीं है 12वीं तक भी साइंस होगा तो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मेरे ख्याल स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट होता है, मैथ्स होगा तो, बायोलॉजी वालों के लिए नहीं होगा। एनीवे, तो यहाँ पर मानक विचलन का मानक मतलब स्टैंडर्ड हो गया, उससे विचलन है ना। जैसे मान लिया जाए तेंदुलकर का एवरेज, तेंदुलकर या विराट कोहली ले लो आज की डेट में, एवरेज उसका रन स्कोर है 50, एवरेज कितना है आपका 50, लेकिन हमेशा ही 50, कभी 100 भी खेला होगा, कभी 25 रन पे आउट होगा, कभी 0 पे भी आउट हुआ होगा, है कि नहीं। तो एक तो होता है कंसिस्टेंसी, लगभग 50 के आसपास ही बना रहा है, 45, 40, 50, 55, 60, तो क्या कहलाएगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर कहलाएगा। एक बार 100 मार लिया, 3 बार 0 में आउट हो गया, 2 बार 3-4 बार 50 मार लिया तो 50 एवरेज आ जाएगा, तो कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा। तो कौन सा प्लेयर अच्छा माना जाएगा, जो कंसिस्टेंटली लगभग ठीक ठाक खेल रहा है, एक बार 100 मार लिया और बाकी मैच में 0-0 आउट हो रहा है, तो फिर भले ही एवरेज उसका 50 आ जाएगा लेकिन अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी का मतलब वही है कि औसत से विचलन। जैसे मान ली एग्जांपल कि बिलासपुर में एवरेज रेनफॉल होती है 125 सेंटीमीटर मान लेते हैं, लेकिन हर साल 125 नहीं होता है, कभी 150 भी हो सकता है, कभी 100 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा और कम भी हो सकता है आपके जो। ये ज़्यादा या कम जो हो रहा है वह क्या कहलाएगा, आपका विचलन कहलाएगा, परिवर्तिता या वेरिएबिलिटी कहलाएगी। आई ना बस समझ में। तो जितना ज़्यादा वेरिएबिलिटी रहेगी वहाँ पे फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर जीवन जो है, चाहे अब खेती किसानी करनी है, अब 100 के आसपास हर साल हो रहा है, तो हम मालूम है कपास उगाना तो कपास ही उगाएंगे, पता चल रहा है किसी साल 150 ज़्यादा हो गई तो फिर कपास की फसल गई। तो डेफिनेटली जहाँ वेरिएबिलिटी कम होगी वहाँ पे ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जहाँ डेविएशन ज़्यादा रहेगा। तो भारत में जो वेरिएबिलिटी है आपका जो है, भारत में जो वर्षा की परिवर्तिता है उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए याद रखना है कि 3 भागों में डिवाइड करते हैं। भारत में वर्षा की परिवर्तित, फार्मूला समझ में आ गया, ठीक है। तो भारत में जो वर्षा की परिवर्तिता है, भारत के संदर्भ में देखते हैं अब, या मानसून की परिवर्तिता, मानसून, वर्षा की जगह मानसून भी लिख देंगे, मानसून की विचलनशीलता, तो मानसून का मतलब वर्षा सही है। तो भारत की स्थिति क्या है वर्षा की परिवर्तिता के मामले, तो 3 भागों में डिवाइड करते, लेस देन 25%, 25 से 50% और ग्रेटर देन 50% वेरिएबिलिटी वाले रीजन्स। 25% से कम वर्षा वाले क्षेत्र, 25% से कम वर्षा विचलनशीलता वाले क्षेत्र, आ रही बात समझ में। लेस देन 25% वेरिएबिलिटी इंडेक्स हो गया आपका वर्षा परिवर्तिता कम वाले, बीच की स्थिति, और इससे ज़्यादा वाले। अब याद कैसे रखना है, बहुत ही ईजी है। इसके लिए याद रखिएगा कि वेरिएबिलिटी इंडेक्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
वर्षा की मात्रा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेरिएबिलिटी इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्षा की मात्रा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब जहां वर्षा ज़्यादा होती है वेरिएबिलिटी क्या होगी, कम होगी। समझ गए ना भाई। अब जहां ऑलरेडी 200 से ज़्यादा वर्षा हो रही है, 5-10 सेंटीमीटर कम ज़्यादा हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा क्या, है ना। मान लिए 200 की जगह 190 हो गई तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर हो रही है वहाँ 40 सेंटीमीटर हो गई तो दोनों में 10-10 की ही कम है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डेविएशन ज़्यादा होगा। आई ना बस समझ में, यहाँ पे डेविएशन क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो पहले तो याद रखना है कि वर्षा की परिवर्तिता जो है वर्षा की मात्रा के उल्टा संबंध होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब वर्षा की मात्रा वाला मैप याद कर लो, उससे आपका आंसर निकल आएगा। तो 25% से कम कहाँ पर होती है, जहाँ पे वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में देखा था। आया याद, समझ में आ गया। 25% से कम वेरिएबिलिटी कहाँ मिलेगी, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कौन कौन से क्षेत्र याद आ गया, तीनों रीजन आ जाएंगे, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार। लिख लो भाई ये सब तीनों। तो 25% से कम वेरिएबिलिटी कहाँ पर होगी, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है। आया समझ में अच्छे से। और 50% से ज़्यादा कहाँ पर है, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र है। आया समझ में। और बाकी जो बचा खुचा भारत है किसमें आ जाएगा, शेष भारत, रेस्ट ऑफ इंडिया 25 से 50 के बीच में। तो कहीं भी क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, मेंस में, इसी के बेस पे आंसर लिख लोगे, आंसर निकाल लोगे तो आपका काम है ना, इतना आसान बना दिया। जाके नोट्स पढ़ना तो क्या लिखा है क्या, वो एनसीईआरटी का ही मैटर लिया हुआ है मैंने उसमें, तो कैसे याद करें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब मैं आपके लिए ईजी बना दिया है। आया समझ में। तो समझ में आ गया। अब आराम से लिख लोगे कि इस तरीके से आपका जो है क्या हो गया, वर्षा की मात्रा परिवर्तिता आ जाएगी, राइट। 25% से कम में यहाँ पर जो है 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मतलब इसमें 100 सेंटीमीटर लिखना, 100 से ज़्यादा वाले में कम है, 100 सेंट, 200 की जगह 100 कर लेना। तो फिर शेष वाले में आ जाएगा 50 से 100 वाले बीच में आ जाएंगे, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले शेष भारत में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना। तो 100 सेंटीमीटर जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे विजिलेंसशीलता उतनी कम होगी, और कम हो रही है वहाँ ज़्यादा होगी, और बाकी बीच में आ जाएंगे। याद हो जाएगा आराम से, अब हो जाएगा ना भाई। इतना अच्छा मानसून इंडिया में, आप लोग को कोई भी टीचर ज्योग्राफी का वीडियो देख लेना, मानसून के वीडियो निकाल के, जितने भी होंगे यूट्यूबर्स, यूट्यूब में टीचर्स, जितना मैंने आप लोग को डिटेल में जिस तरीके से सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ाया है, कोई मिलेगा तो बता देना मेरे को भी, मैं जानता हूँ मिलेगा नहीं। क्या प्रियांशु, ढूंढ के लाना कल मानसून के वीडियोस, ढूंढ के देखना, तब मेरी वैल्यू पता चलेगी ना। कंपेयर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगी, इसलिए समटाइम्स देयर इज कंपेरिजन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तुलना नहीं करोगे आप, अपनी तुलना पड़ोसी से नहीं कर, इससे नहीं करोगे तो कंपटीशन कैसे पता चलेगा कि मैं उस अच्छा कर रहा हूँ बेकार कर रहा हूँ। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि मैं मानसून पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है ना। वो जब भी दिल्ली में थे उसके बाद भी जितने टीचर्स उससे अच्छा बेस्ट पढ़ाता था मानसून को, बाकी भी पढ़ाता था। और मैं उस समय भी जो बच्चे आके बोलते थे कि सर मानसून कभी समझ में नहीं, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद समझ में आ गया करके। तो उसके मेरे जो स्टूडेंट थे तो मेरे भी समझ में नहीं आता था क्या कहना, किधर कैसे क्या होता है, क्यों होता है, IT जेट कैसे आता है, जेट स्ट्रीम क्या करता है, समझ गए। तो मैं एक बार जाके देखना, कंपेयर करना,
कंपेयर, मैंने कहा ना तभी तो वैल्यू पता चलेगी कि हाँ तुम अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो कि कहाँ पढ़ रहे हो, तो जाके कंपेयर भी करो। करंट अफेयर अभी जो ले रहा हूँ है ना, उस पर भी कंपेयर करना कि बाकी लोग जो पढ़ा रहे अभी कैसे वो फैक्ट जो अदर स्टेट है उसके टाइप का पढ़ा रहे, डिटेल जो वास्तव में यूपीएससी के लिए ज़रूरत है उसके टाइप के बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। वो आपका कंटेंट निकाल लेंगे और उसके टाइप का पढ़ाते कि फैक्ट ज़्यादा करते, लेकिन पेपर वाइज निकाल करके सिलेबस के साथ जोड़ करके पढ़ाने वाले है ना। मैंने ज़्यादा करंट अफेयर देखा नहीं है वैसे तो ऑनलाइन में, तो मैं भी देखूंगा और कैसे कौन लोग पढ़ा रहे हैं। हिंदू वगैरह के कुछ एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह है, खासकर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो कुछ उसको भी धीरे से कवर करूंगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं जो किसी चीज़ पर डिस्कशन होता है किसी मुद्दे पर, तो उसके भी कुछ चीज़ें एनालिसिस करने के लिए और थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए काम आता है। तो वो खुद से भी पढ़ता है वैसे तो उसको धीरे धीरे समझ में आएगा जब सिलेबस बढ़ते जाएगा, अचानक से नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका अच्छे से जो है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न है तो बताए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, मानसून पूर्व वर्षा। जो कल वर्षा हुई वो किस में आएगी? प्री मानसून रेनफॉल में आएगी। प्री मानसून रेनफॉल। क्या हो गया, ज़्यादा हो गया? अभी तो शुरू हुई है पार्टी है? तो मानसून पूर्व वर्षा जो होती है वह लगभग, भूकंप आ गया, ये होती है आपका अप्रैल मई के महीनों में जो आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। कल थोड़ी बहुत आंधी चली थी। इन मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई विथ अलॉन्ग विथ डस्ट स्टॉर्म्स, धूल भरी आंधी चलती है और थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, यानी इतनी होती है कि ज़मीन गीली भी नहीं हो पाती है, लेकिन थोड़ी बहुत होती है ना। आज कल बारिश हुई होगी आधा घंटा थोड़ा देर, फिर थोड़ी देर बाद निकले होंगे तो ज़मीन सूखी की सूखी दिख रही होगी, क्योंकि धरती ज़मीन इतनी गर्म हो चुकी है वो पानी थोड़ी देर में ही भाप बन के उड़ गया, है कि नहीं। तो मानसून पूर्व वर्षा, इसको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम दिए गए, तो वो नाम याद रखने पहले तो, या स्थानीय तूफान बोल देते हैं है ना, मानसून पूर्व वर्षा या स्थानीय तूफान करके ना, स्थानीय एनसीईआरटी में स्थानीय तूफान लिखा होगा, उसी को मैंने नोट्स में भी लिया हुआ है। तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न नाम दिए गए, इसको जो वेरियस नेम्स गिवन, विभिन्न नाम। तो सबसे पहले जैसे यूपी में आंधी ही बोलते हैं, यूपी बिहार में इसको आंधी ही बोलते हैं। यूपी बिहार में क्या बोलते हैं? आंधी ही बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी। क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है। कंप्लीट पूर्वी भारत लेंगे, ये वाला पूर्वी भारत का मतलब भाई छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वगैरह आ जाएंगे पूर्वी भारत। इसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं, नॉर्वेस्टर। पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं? ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया का मतलब यहाँ पर कौन सा वाला रीजन आ गया? वही झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, पूर्वी के कंटेक्स में यूज किया गया। असम में इसको बोडो चिल्ला कहा जाता है, या चाय वर्षा बोलते हैं। बोडो चिल्ला चाय की फसल के लिए ठीक होती है, इसलिए चाय वर्षा भी बोलते हैं। बोडो एक जनजाति है, चिल्ला चिल्ला के बोलती बारिश आ गई, इसीलिए
बोडो चिल्ला हो गया, ठीक है, चिल्ला बनाती होगी, चिल्ला जानते हो ना, इंग्लिश में बोडो चिल्ला टी रेनफॉल है, चाय वर्षा ही कहेंगे असम में, ठीक है। दक्षिण भारत में इसको आम्र वर्षा कहा जाता है, मैंगो सावर। मैंगो सावर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के नीचे वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। दक्षिणी भारत का मतलब महाराष्ट्र से नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। क्लियर है? मैंगो सावर कहते हैं आम्र वर्षा। इसके अलावा कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कॉफी वर्षा भी बोल देते कई जगह पे, कॉफी की फसल के लिए अच्छी होती इसलिए। तो इस तरीके से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। मानसून पूर्व वर्षा स्थानीय तूफान के रूप में जो चलते हैं आते हैं उसको जो है, आ गई बस समझ में। अब ये होती कि अचानक से, कल दिन में गर्मी थी और शाम तक आती है तो अचानक से बारिश क्यों हो गई, कौन बताएगा? ठीक है, तो मई अप्रैल में अचानक से अभी देख रहे हो गर्मी खूब ज़्यादा बढ़ रही है, तो गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, है ना। जब बहुत ज़्यादा धरातल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, सरफेस का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया मान लेते, तो हवाएं क्या होंगी, गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। लेकिन चूँकि इन गर्म हवाओं में आर्द्रता क्या है, नहीं है। इन गर्म हवाओं में आर्द्रता, शुष्क हवाएं हैं, ये आपका गर्मी की ऋतु है अभी, मॉइस्चर लगभग न के बराबर है, शुष्क वायु है, ड्राई एयर है, तो ये वर्षा होने की संभावना इन हवाओं में नहीं है। लेकिन कहीं से आर्द्रता, है ना, तूफान वगैरह इसलिए चलते हैं कि कहीं से आपका क्या हो गया, तटीय क्षेत्रों से आर्द्रता आ गई, कहीं से इन हवाओं को कहीं से आकर के क्या मिल गई, अचानक से आर्द्रता मिल गई, मॉइस्चर मिल गया, मॉइस्चर मिल गया आपका जो है, तो बल्ले बल्ले हो गई इनकी, अब है कि नहीं, ऑलरेडी ऊपर उठ रही है, कहीं से मॉइस्चर मिल गई तो थोड़ी बहुत बारिश संघनन हो जाएगा और थोड़ी बहुत बारिश स्टार्ट हो जाती। कभी कभी ओले भी पड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर ऊपर उठना पड़ता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री से सेंट कम हो गया, तो ओले भी गिर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी बड़ी बड़ी बूंदें गिरती पानी की, कभी कभी तो होते तो बर्फ़ के समान ओले ही बनते हैं, लेकिन जब नीचे आते तो पिघल जाते हैं, तो इसलिए बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरते हुए दिखेगी, कभी कभी देखे हो, ध्यान दिए हो कभी, तो उसका कारण ये हो सकता है। कभी कभी ओले भी गिर सकते हैं जब बहुत अधिक ऊंचाई पे संघनन होगा तो अप्रैल मई के महीनों में इस तरीके से आंधी तूफान के साथ बारिश होती है। तो यहाँ पे मानसून पूर्व वर्षा का कारण क्या हो गया कि शुष्क हवाओं का कहीं न कहीं आर्द्रता से मिलना प्लस आर्द्र वायु का मिलना, कहीं से आर्द्र वायु आकर के मिल गई, तो इस तरीके से, इसलिए तटीय क्षेत्रों में ही ज़्यादा मिलेगा, अंदर बहुत ज़्यादा जाएंगे तो वर्षा उतनी नहीं होगी। इसलिए आपका वेस्ट बंगाल, इधर बिहार, छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत हुई है कल, लेकिन इससे ज़्यादा हुई होगी तटीय क्षेत्रों में, आसपास के अन्य क्षेत्रों में गर्म शुष्क हवाएं जो चलती उसके कारण से। आया समझ में? तो ये चीज़ें कभी कभार पूछा हुआ, इसको ध्यान में रखना है। चले आगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, या थार का मरुस्थल में बारिश कम क्यों होती है, उस पर आते हैं। चलूँ आगे, हो गया तक? तो अब आते हैं आपका पश्चिमी राजस्थान या थार के मरुस्थल में वर्षा कम क्यों होती है, वर्षा क्यों नहीं होती है। थार डिजर्ट या वेस्टर्न राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है। तो इसके लिए पहला कारण तो हो गया आपके जो है अरावली का दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अरावली के समानांतर, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है,
अरावली के समानांतर क्या हो जाता है, प्रवाहित होती है, इसलिए टकराती नहीं है तो वर्षा नहीं होती है। आया समझ में? साउथ वेस्ट मानसून मूव्स जस्ट पैरेलल टू अरावली माउंटेन रेंज। साउथ वेस्ट मानसून मूव्स जस्ट पैरेलल टू अरावली माउंटेन रेंज। बताया था कल कि अरावली के जस्ट पैरेलल चली जाती है। तो यहाँ पे पर्वतीय वर्षा जो होनी चाहिए वो जो खास करके अरब सागर की शाखा है ना, ये भी लिख सकते हो, अरब सागर की जो शाखा साउथ वेस्ट मानसून की जो अरब सागर की शाखा है वह क्या होती है, अरावली के समानांतर आगे नॉर्थ इंडिया तक निकल जाती है। तो इन हवाओं से जो वर्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की वर्षा होनी चाहिए, पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा की संभावना यहाँ पर क्या हो गई, पर्वतीय वर्षा की संभावना खत्म हो गई। ओरोग्राफिक रेनफॉल है ना, ओरोग्राफिक इंग्लिश में कहते हैं। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, खत्म हो गई है ना। यही अरावली यदि ऐसे होता तो पूरा का पूरा यहाँ पे बारिश हो जाती, थार का मरुस्थल हरा भरा हो जाता। तो अरावली को पकड़ के मोड़ दिया जाए है ना। दीवार बना सकते हैं बनाना चाहे तो, लेकिन उधर फिर नुकसान होगा है ना। यदि हम एक बड़ी दीवार बना दे तो उधर बारिश हो जाएगी, लेकिन फिर उधर पंजाब हरियाणा में बारिश कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक को फ़ायदा पहुंचाए तो दूसरे को कहीं ना कहीं। इसलिए प्रगति में छेड़छाड़ हमेशा कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। उतनी ही छेड़छाड़ करो जितने से वो फिर से आपको बददुआएं न दे, अपने आप को संभाल ले। उतने ही पेड़ काटो जितनी ज़रूरत है, लेकिन हद से ज़्यादा काटेंगे तो ये कहीं ना कहीं है ना, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और 1000 पेड़ अडानी अंबानी और उनके नाम पे काट दो, विकास के नाम पे काट दो। यही चल रहा है ना आजकल है। अब जैसे हसदेव जंगल है, तो यदि लग रहा है कि इतना इम्पोर्टेंट जंगल है, कोयले की जगह भैया हम सोलर पैनल ये सब तो बढ़ा ही रहे, मत खोदो कोयला वहाँ से, मत निकालो, कहीं और निकाल लो भाई। लेकिन वही है कि नेक्सस होता है। अब जिसको ठेका दिया होगा उसमें से सब जितने भी नेता वेता बड़े बड़े सबके घर में कुछ ना कुछ तो पहुँचा ही होगा। सच्चाई है इसके। अब कोई बोलेगा ऑनलाइन में तो जाके पकड़ के धमकी उमकी देने लगे, बात अलग है। सच्चाई यही है। लेकिन हम जानते हैं कि हसदेव जंगल इस टाइप के जंगल में यदि कोयला मिल भी रहा है तो उस कोयले से होने वाला जो लाभ है जंगल की कटाई से होने वाले नुकसान की तुलना में बहुत कम है। वहाँ के लोगों का स्थानांतरण हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, आपका उस क्षेत्र में फिर तापमान बढ़ेगा। इसी गर्म क्षेत्र हमारा ये वाला अंदर आंतरिक भाग है। तो वही कहा ना कि बुद्धुओं जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम लगवाते हैं और हज़ारों पेड़ को बेच बाच करके अडानी अंबानी और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के नाम नेता लोग क्या करते, बेच करके कटवा भी देते और जनता खुश रहती है। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम लगाती कोई नहीं है। 100 में से 10 लगाए होंगे, 90 लोग तो सिर्फ बस स्टेटस लगा के छोड़ दिए होंगे। ईमानदारी से बताया 10 ही लोग लगाए होंगे, 10 ही लोग सिंसियर हो सकते हैं जो थोड़ा बहुत उनके फॉलोअर से वो भी दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए लगाए होंगे एक पेड़। बाद में भले उसके बाद पानी दिए नहीं होंगे तो पेड़ मर गया होगा। इतनी शरीफ जनता, इतने शरीफ लोग नहीं है, मैं ही नहीं हूँ, इंक्लूडिंग मी। मैं बाहर नहीं रखूँ अपने आप भी, मैं भी उसी में काउंट करता हूँ कि काम धंधे में इतने बिजी है कि पेड़ लगाने का टाइम, कि पेड़ तुलसी को पानी देने का टाइम नहीं मिलता है। मेरे घर में अभी तक तुलसी नहीं पनप पाए। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे डोंगरगढ़ में, सॉरी यहाँ बिलासपुर में, डोंगरगढ़ में तो पनप के दिन भर पापा डालते ही रहते पानी ठीक है, तो वहाँ तो पनप ही गया है। तो कारण वही है कि हम लोग इतने बिजी लाइफ में हैं कि एक पेड़ तुलसी को पालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े शहरों में जाके फिर गमले लगा के ऊपर पेड़ पौधे लगाते हैं, उसमें पानी डालने के लिए या तो आप अलग से माली रखो उसके लिए खर्चा करके, जिसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है। तो सब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या है, चोचले है ना। होना क्या चाहिए कि जैसे हसदेव बांगो जंगल जैसे क्षेत्रों में कोयला खनन को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कितना भी कोयला के भंडार क्यों ना हो। दूसरे सोर्स से जनरेट कर ही रहे भाई, सोलर पैनल जनरेट कर रही है, जनरेट कर, उसको जनरेट फिर बढ़ाओ अच्छे से दो है ना, उसको सप्लाई करो।
चलिए, पहला हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली के समानांतर प्रवाहित होता है, अरब सागर की शाखा। आया समझ में? तो इसलिए पर्वतीय वर्षा यहाँ पर नहीं हुई। 3 प्रकार की वर्षा हो सकती है हमारे पास। एक पर्वतीय वर्षा ओरोग्राफिक, वो यहाँ पे खत्म हो गई। एक होता है आपका संवहनी वर्षा। दूसरी वर्षा कौन सी होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या होती है अनुष्का? कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, तो ये कहाँ पर होती है? अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में, मतलब गर्म हवाएं गर्म होकर के क्या होती है? ऊपर उठती है, संघनन होता है, और इस तरीके से ठंडी हवाएं इधर की ओर आएंगी और एक क्या बोलते हैं, हवाओं का चक्र बनता है। इस प्रकार की वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। तो इस क्षेत्र का तापमान तो ज़्यादा है, 40-45 डिग्री है, तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठना चाहती है, और आर्द्रता भी शायद मिल जाएगी तटीय क्षेत्रों से, बंगाल अरब सागर से, कच्छ की खाड़ी से, लेकिन संवहनी वर्षा भी नहीं हो पाती है, क्योंकि इसी समय क्या होता है कि भारत में जो जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है, तो ये मैंने बताया था कि पूरे भारत में इधर की ओर ये चक्रवाती स्थिति होती है, इधर की ओर इस तरफ के भारत में, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। लेकिन ये जो जेट स्ट्रीम है उसकी अभी भी ये प्रति चक्रवाती स्थिति जो है ये पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बनी होती है। प्रति चक्रवाती स्थिति मतलब पूरे भारत के ऊपर इस पश्चिमी जेट स्ट्रीम की कौन सी स्थिति होती है? चक्रवाती स्थिति होती है। लेकिन इस पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान के ऊपर कौन सी स्थिति होती है? जेट स्ट्रीम की एंटी साइक्लोनिक स्थिति बनी होती है। इस कारण से जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठना भी चाहती थी, जेट स्ट्रीम उसको क्या कर देती है? यहाँ पर है तो ये उसको फिर से दबा देगी। तापमान यहाँ पे ज़्यादा है, हवाएं ऊपर उठना चाहती है, लेकिन इस जेट स्ट्रीम की प्रति चक्रवाती स्थिति कारण हवाओं को फिर से नीचे दबा देती है, और जो वर्षा होने की संभावना है वो फिर से क्या हो गई आपकी? खत्म हो जाती है। तो संवहनी वर्षा की संभावना भी खत्म हो गई। आ रही बात समझ में? तो लिखोगे क्या? लिख लीजिए, क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट कि संपूर्ण भारत पर पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम की, संपूर्ण भारत या उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम की चक्रवाती स्थिति के कारण से लो प्रेशर बन जाता है। लेकिन इस जेट स्ट्रीम की प्रति चक्रवाती स्थिति अभी भी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत के ऊपर विद्यमान होती है। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत के ऊपर क्या होती है? विद्यमान होती है। जिस कारण हवाएं गर्म होने के बावजूद ऊपर उठ नहीं पाती है। हवाएं गर्म होने के बावजूद ऊपर उठ नहीं पाती है, और संवहनी वर्षा की संभावना भी समाप्त हो जाती है। आया समझ में? इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखा इंग्लिश में? कुछ लिखा इंग्लिश वालों ने? नहीं लिखा? लिख लिए। साइक्लोनिक पार्ट ऑफ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, साइक्लोनिक पार्ट ऑफ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फाउंड ओवर द most of the part of India, but over the western India, western Rajasthan, western India, western Rajasthan, anticyclonic part of this jet stream still exists. Hence
वार्म एयर्स आर नॉट एबल टू गेट अपलिफ्टेड। आया समझ में? और ड्यू टू दैट कन्वेक्शनल रेनफॉल पॉसिबिलिटीज आल्सो गेट एंड्स। आया समझ में? नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? है ना? तो ये पॉइंट याद रखना है कि क्यों नहीं होता, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका। चलो, तो दो मेन कारण है। तीसरा छोटा मोटा कारण है कि गर्म शुष्क हवाएं चलते रहती है। इधर किधर से? आपका पाकिस्तान वगैरह साइड से, इधर से आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर से गर्म शुष्क हवाएं भी चलते रहती है पूरा का पूरा उत्तर भारत में। तो ये भी क्या करती है, गर्म शुष्क हवाएं भी जो है, जो थोड़ी बहुत आर्द्रता होती है उसको भी क्या कर लेती है, सोख लेती है। वार्म ड्राई विंड्स, ठीक है, ब्लोइंग फ्रॉम पाकिस्तान अफगानिस्तान टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। गर्म शुष्क हवाएं पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होते रहती है, जो आर्द्रता को क्या कर लेती है, फिर से अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है। आया समझ में? तो इस तरीके से कहीं पर भी बेचारे को वर्षा होने की संभावना यहाँ पर क्या हो गई, कम हो जाती। इसलिए कभी कभी ज़्यादा अचानक से जब ये प्रति चक्रवाती स्थिति अचानक से हट जाती है, जेट स्ट्रीम के कारण से ये हट गई, तो फिर अचानक से बारिश ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। ये भी देखा होगा कभी कभी कि राजस्थान में अचानक ज़्यादा बारिश हो गई, ऐसे होती नहीं है। लेकिन और होती नहीं है, बारिश कम होती है तो वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ वालियाँ सब बनी नहीं रहती है, नेचुरली डेवलप नहीं रहती है। अचानक से हो गई तो पानी निकलने की जगह नहीं मिलती है और बाढ़ की स्थिति बनती। तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जोधपुर, राजस्थान के अधिकांश पश्चिमी भागों में ज़्यादा बारिश हो रही है, राइट, और बहुत दिनों तक बाढ़ की स्थिति बन जाती है वहाँ पे, क्योंकि पानी वानी जमा रहता है, क्योंकि निकलने की जगह ही नहीं है, नदी नाले डेवलप ही नहीं है ना। यहाँ तो चलो बारिश ज़्यादा होगी तो अर्पण नदी से होते हुए फिर आगे चला जाएगा पानी, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से न नदी है न नाले हैं, तो पानी जाएगा कहाँ? तो अचानक बारिश हुई तो बाढ़ की स्थिति वहाँ पे बनना नेचुरल हो जाता है। आया समझ में? तो ये सब स्थितियाँ बनती है। तो ये हो गया आपका पश्चिमी राजस्थान, इसमें बारिश क्यों नहीं होती है, कैसे नहीं होती, उसके बारे में। इसके अलावा एक लू देख लीजिए, लू क्या होता है, बाकी तो जानते ही हैं। तो गर्मी के दिनों में जो गर्म शुष्क हवा चलती है उत्तर भारत के पूरे मैदान में, पूरे भारत में गर्म शुष्क हवाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जनरली वेस्ट टू इधर से चलती है, ऊपर हिमालय की तरफ से इधर की ओर चलेंगे लू। क्यों? क्योंकि हिमालय का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो इधर हाई प्रेशर की स्थिति रहेगी, है कि नहीं, और इधर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो पूरे भारत में लो प्रेशर की स्थिति रहेगी, मैदान में लो प्रेशर की स्थिति है। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जो हवाएं चलती है, तापमान इतना ज़्यादा होता है कि क्या हो जाती है, गर्म और शुष्क हो जाती है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और लू हीट वेव्स वगैरह और ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो लू और ज़्यादा बढ़ रही है, और लू लगने का मतलब है कि डिहाइड्रेशन। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी में घूमते घूमते जितना पानी पीते रहो तो नुकसान शरीर को कम से कम होगा। कान वान बांधे रहो, गर्म हवा अंदर नहीं जाएगी तो अंदर की डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो सावधानियां रखोगे तो नुकसान होने की संभावना कम रहती है। आया समझ में? तो ये हो गया लू के बारे में, तो गर्म शुष्क हवाओं के बारे में। तो ये सब पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। एक क्लास और मानसून का पूर्वानुमान वगैरह देखेंगे, तो ये हम लोग कल देखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो कल ही मानसून ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिन तक थोड़ा सा पढ़ के टेस्ट लेंगे, उसके बाद सोशल इश्यूज स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्लाइमेटोलॉजी का भी बचा है, मानसून भी उसी के साथ जुड़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव भी रखेगा और
आए हुए क्वेश्चन से पहले उसको भी सॉल्व कर लो अच्छे से, समझ गए ना भाई? तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर पीछे वाला छूटते जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले, आया समझ में? तो इस तरीके से धीरे धीरे गड्डी आगे बढ़ती रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ तक पहुँच गए? आर्टिकल ठीक है, 12-13 में ही अभी तक आर्टिकल में, आर्टिकल 13 तक ही पहुँचे। समझ में? तो आर्टिकल 12 क्या कहते हैं बताओ, बोलो नसरीन। ठीक है, एक तो जितने भी आपकी पंचायत से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक जितने भी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के सभी लोग क्या आ जाएंगे, सभी संस्थाएं, सभी लोग, इवन तुम भी जब बनोगे तो अपने आप ही राज्य कहलाओगे। चपरासी को भी गवर्नमेंट का फंड जाता है, गवर्नमेंट वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है वो भी सब किस में आएंगे? जैसे BCCI है तो वो भी किस में आ जाएगा? आपका राज्य की परिभाषा में आ जाता है। हाँ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था क्या? लेकिन गवर्नमेंट फंड करती है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया था कि BCCI क्यों नहीं आएगी, नहीं पूछा था सरकार से। क्यों? BCCI जो गवर्नमेंट फंडिंग में तो मिलती है ना। क्या बोल रहे हो? BCCI को भी गवर्नमेंट फंडिंग होती है भाई, क्रिकेटर्स वगैरह को सुविधाएं देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब गवर्नमेंट से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है तो क्यों नहीं आएगा, पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। बाकी तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। 1928 में हुआ था, प्रिंसिपल नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इट ऑपरेट्स एज ए प्राइवेट ऑटोनोमस सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, स्टार्टिंग में हुआ था, फिर आपका रोल अंडर गवर्नमेंट एंटिटी हो गया 1975 में। फिर रोल कंट्रोल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट स्ट्रक्चर इट इज़ BCCI द वेल्थ, ठीक है, ये हो गया। लीगल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द रूल द BCCI इज प्राइवेट नॉन स्टेटरी नॉन एन स्टेट नॉट ए स्टेट बॉडी अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, नॉट स्टेट दिया हुआ है। लीगल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड द BCCI इज ए प्राइवेट नॉन स्टेटरी एंड नॉन एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट। इसका मतलब गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं होती, उसको खुद ही कमाता है। ठीक, $1973। चलिए, तो कल हम लोग मानसून का पूर्वानुमान करते हैं।